हम अध्ययन कर रहे हैं YCT सॉल्व पेपर, जिसमें आज हम सॉल्व करेंगे यूजीसी नेट पेपर 2 हिंदी द्वितीय प्रश्न पत्र जून 2016 का प्रीवियस पेपर। तो इसी तरह से यूजीसी नेट के सभी प्रीवियस पेपर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं आज के प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, अण वर्ण का उच्चारण स्थान है। ऑप्शन है ए तालु, बी मूर्धा, सी वत्स और डी कंठ। तो इसका सही आंसर होगा बी मूर्धा। कंठ से क ख ग घ अंग, तालव्य यानी तालु से च वर्ग पूरा और य और श, और मूर्धन्य से ट वर्ग पूरा और श, दंत से ट वर्ग, वट से न श र ल और ओष्ठ से प फ ब भ म, दंतोस्थ से व और फ और स्वर यंत्रीय से क। अगला प्रश्न है, आगम वे पुराणे पंडित मान वहंती पक्री शेरिफल अली जिम्म बाहिरित भ्रमयंती। ये काव्य पंक्तियां किसकी है? ऑप्शन है ए सरहप्पा, बी कढ़प्पा, सी डोम्भिप्पा और डी कुक्रिप्पा। तो इसका सही आंसर होगा बी कढ़प्पा। डोम्भिप्पा का जो प्रसिद्ध पंक्ति है वो है, गंगा जमुना माझे बहई रे नाई, तहे बुडली मातंगी ओइला लीले पार करई। और सरहप्पा का प्रसिद्ध पंक्ति है, जही मन पवन न संचरई, रवि शशि नाही पवेश, तही वत चित्त विषाम करु सरेह कही उवेश। कुक्रिप्पा का प्रसिद्ध पंक्ति है, ससुरी निंद गेल बहुड़ी जाग, कानेट चोर निकला गई माग, दिवसय बहुड़ी काढ़े रे डरे भा, रति भैले कामरु आ जा। अगला प्रश्न है, सूर समाना चंद में दहूं किया घर एक, मन का चिंता तब भया कछु पुरविला लेख। इन पंक्तियों के रचनाकार कौन है? ऑप्शन है ए तुलसीदास, बी सुंदरदास, सी दादू दयाल और डी कबीरदास। तो इसका सही आंसर होगा डी कबीरदास। अगला प्रश्न है, द्वैतवाद के प्रणेता है। ऑप्शन है ए माधवाचार्य, बी वल्लभाचार्य, सी रामानुचार्य और डी रामानंद। तो इसका सही आंसर होगा ए माधवाचार्य। यहाँ पे देख लेते हैं, द्वैतवाद के प्रणेता माधवाचार्य है जो ब्रह्म संप्रदाय से संबंधित है। विशिष्टता द्वैत का रामानुचार्य श्री संप्रदाय है इनका, और शुद्धा द्वैतवाद वल्लभाचार्य रुद्र संप्रदाय। द्वैता द्वैतवाद निम्बाकाचार्य का है सनकादि संप्रदाय, और शुद्धा द्वैतवाद विष्णु स्वामी रुद्र संप्रदाय। तो इससे एक प्रश्न पूछ ही लिया जाता है। नोट में दिया, हिंदी में राम काव्य के पुरस्कर्ता रामानंद माने जाते हैं। रामानंद ने उत्तर भारत में राम भक्ति को प्रतिष्ठित और प्रसारित कराया। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि उत्तर भारत में राम भक्ति को प्रतिष्ठित करने वाले कौन है? तो रामानंद। अगला प्रश्न है, राजतुल हकायक के रचयिता है। ऑप्शन है ए शेख नबी, बी कासिम शाह, सी नूर मोहम्मद और डी उस्मान। तो इसका सही आंसर होगा सी नूर मोहम्मद। राजतुल हकायक, इंद्रावती और अनुराग बांसुरी, ये तीनों प्रमुख रचना है नूर मोहम्मद का। तीनों में से कोई एक पूछा जा सकता है। और चित्रावली उस्मान का है 1613 ईस्वी, ज्ञानदीप 1619 ईस्वी शेख नबी का, हंस जवाहिर 1731 ईस्वी कासिम शाह का। नूर मोहम्मद की राजतुल हकायक नामक ग्रंथ फारसी भाषा में लिखा है तथा अन्य सभी रचनाएं अवधी भाषा में रचित है, और यह प्रेमाख्यानक काव्य ग्रंथ है। अगला प्रश्न है, इनमें से किस कवि ने प्रबंधात्मक वीर काव्य की भी रचना की है? ऑप्शन है ए ग्वाल कवि, बी राम सहाय दास, सी पद्माकर भट्ट और डी सम्मत। तो इसका सही आंसर होगा सी पद्माकर भट्ट। रीतिकाल में प्रबंधात्मक वीर काव्य की रचना पद्माकर भट्ट ने किया। पद्माकर भट्ट के काव्य ग्रंथ है हिम्मत बहादुर बिरुदावली, पद्माभरण, जगत विनोद, प्रबोध पचासा, गंगा लहरी, प्रताप सिंह बिरुदावली, कली पच्चीसी और राम रसायन, अलीजाह प्रकाश। ये सब ग्वाल कवि सर्वांग निरूपण काव्य ग्रंथ इनका जो है यमुना लहरी, भक्त भावन, रसिकानंद और रसरंग। कृष्ण जू को नक्सिक, दूषण दर्पण, इनका जो प्रमुख है ना वो षड ऋतु वर्णन और रसरंग, ये दोनों प्रमुख है। इसी प्रकार राम सहाय छंद निरूपण कवि है, इनका काव्य ग्रंथ है वृत्त तरंगिनी 1816 ईस्वी, अलंकार प्रकाश 1648 ईस्वी, बाड़ी भूषण और राम सतसई तथा कखहरा। सम्मन नीति काव्यकार है, इनके काव्य ग्रंथ है अस्फुट दोहा तथा पिंगल काव्य भूषण। अगला प्रश्न, इनमें से किस कवि ने सतसई की रचना नहीं की है? ऑप्शन है ए रसनिधि, बी वृंद, सी भूपति और डी बेनी प्रवीण। तो इसका सही आंसर होगा डी बेनी प्रवीण।
बेनी प्रवीण के काव्य ग्रंथ है श्रृंगार भूषण, नवरस तरंग 1817 ईस्वी, और नाना राव प्रकाश वृंद के काव्य ग्रंथ है 12 मासा 1668 ईस्वी, भाव पंचाशिका 1686, नयन 25 1686, पवन 25 1691, श्रृंगार शिक्षा 1691, यमक सतसई 1706, अलंकार सतसई, वृंद विनोद सतसई, रसनिधि की इनका अन्य नाम पृथ्वी सिंह भी है, और इनका जो काव्य ग्रंथ है रतन हजारा बहुत ही प्रसिद्ध है। विष्णुपद, कीर्तन, कवित्त 12 मासा, रसनिधि सागर, हिंडोला भी प्रसिद्ध है, पूछा जाता है। अडिल्ले और रसनिधि सतसई। भूपति के काव्य ग्रंथ है भूपति सतसई, कंठाभूषण तथा रस रत्नाकर। अगला प्रश्न है भ्रमरदूत के रचनाकार है। ऑप्शन है ए सत्यनारायण कविरत्न, बी लाला भगवान दीन, सी जगन्नाथ दास रत्नाकर और डी राय देवी प्रसाद पूर्ण। तो इसका सही आंसर होगा ए सत्यनारायण कविरत्न। अगला प्रश्न है, पहले हम इन कवियों के प्रमुख काव्य ग्रंथ देख लेते हैं। तो सत्यनारायण कविरत्न का भ्रमरदूत तथा प्रेमकली, जगन्नाथ दास रत्नाकर का जो काव्य ग्रंथ है गंगावतरण 1927 ईस्वी, उद्धव शतक 1929 ईस्वी, हरिश्चंद्र हिंडोला 1894 और श्रृंगार लहरी कलकाशी और विराष्टक। लाला भगवान दीन के काव्य ग्रंथ है वीर छत्राड़ी, वीर बालक, वीर पंचरत्न और नवीन वीन। राय देवी प्रसाद पूर्ण के काव्य ग्रंथ है धाराधर धावन 1902 ईस्वी, स्वदेशी कुंडल 1910, मृत्युंजय 1904, राम रावण विरुद्ध 1906 और वसंत वियोग 1912। सत्यनारायण कविरत्न की समस्त रचनाओं का संकलन बनारसी दास चतुर्वेदी ने हृदय तरंग शीर्षक से प्रकाशित कराया। कविरत्न ने भभूति के उत्तर रामचरित और मालती माधव तथा लॉर्ड मैकाले के अंग्रेजी खंड काव्य होरेशस का ब्रज भाषा में अनुवाद भी किया है। जगन्नाथ दास रत्नाकर ने अंग्रेजी विद्वान पोप के एसे ऑन क्रिटिसिज्म का रोला छंद में समालोचनादर्श शीर्षक से अनुवाद किया है, पूछा जाता है कई बार। अगला प्रश्न है, काम मंगल से मंडित श्रेय सर्ग इच्छा का है परिणाम, तिरस्कृत कर उसको तुम भूल बनाते हो असफल भावधाम। उपयुक्त का पंक्तियां कमायनी के किस वर्ग की है? ऑप्शन है ए वासना, बी काम, सी श्रद्धा और डी लज्जा। तो इसका सही आंसर होगा सी श्रद्धा से। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कमायनी 1935 महाकाव्य में 15 सर्ग है। काम मंगल जो अभी हमने ऊपर देखा वो जो है श्रद्धा सर्ग से है। नारी तुम केवल श्रद्धा हो विश्वास रजत जग पक्तल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में, ये जो है लज्जा सर्ग से लिया गया है। और मधुर क्रीड़ा मिश्र चिंता साथ ले उल्लास, हृदय का आनंद कुजन लगा करने रास, ये वासना सर्ग का है। था व्यक्ति सोचता आलस में चेतना सजग रहती दूरी, कानों के कान खोल करके सुनती थी कोई ध्वनि गहरी, ये जो है काम सर्ग से है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से जयशंकर प्रसाद का कौन सा नाटक कलहड़ की राज तरंगिणी पर आधारित है? ऑप्शन है ए राजश्री, बी विशाख, सी जन्मेजय का नागयज्ञ और डी अजात शत्रु। तो इसका सही आंसर होगा बी विशाख। अगला प्रश्न है, अब हम देखते हैं प्रसाद के नाटक और उनके विषय वस्तु। तो विशाख 1921 ईस्वी में प्रकाशित नाटक है जिसका विषय वस्तु है विशाख का कथानक कलहड़ की राजतरंगिणी के आरंभिक अंश से लिया गया है। राजश्री 1915 ईस्वी, इसका आधार हर्षचरित तथा चीनी यात्री हुएनसांग का ऐतिहासिक विवरण है। जन्मेजय का नागयज्ञ 1926 ईस्वी, इसमें परीक्षित का प्रतापी पुत्र जन्मेजय पिता का बदला लेने के लिए नागों का विध्वंस करना चाहता है। और अजात शत्रु 1922 ईस्वी, इसमें 3 राज परिवारों मगध, कौशल और कौशाम्बी को केंद्र में मानकर शासकों की महत्वाकांक्षा और सत्ता लिप्सा को दिखाया गया है। अगला प्रश्न है, मुड़ मुड़ कर देखता हूं किसकी आत्मकथा है? ऑप्शन है ए राजेंद्र यादव, बी भीष्म शाहनी, सी रविंद्र कालिया और डी कमलेश्वर। तो इसका सही आंसर होगा ए राजेंद्र यादव का है, जो 2001 में प्रकाशित हुआ। आज के अतीत इनका अन्य आत्मकथा है 2003 में, भीष्म शाहनी का है जो 2003 में प्रकाशित हुआ। गालिब छूटी शराब रविंद्र कालिया का आत्मकथा है जो 2000 में प्रकाशित हुई। जो मैंने जिया और यादों का चिराग, जलती हुई नदी, ये सब जो है कमलेश्वर का है। जो मैंने जिया 1992 ईस्वी, यादों का चिराग 1997 और जलती हुई नदी 1999 ईस्वी। अगला मणिकर्णिका के लेखक है, ऑप्शन है ए ओम प्रकाश वाल्मीकि, बी डॉक्टर धनवीर, सी तुलसीदास और डी सूरजपाल चौहान। तो इसका सही आंसर होगा, यहाँ पर आंसर ए दिया है जो कि गलत है, इसका सही आंसर सी होगा, तुलसीदास का है। मुर्दहिया और मणिकर्णिका दोनों तुलसीदास का है। मुर्दहिया पहला भाग और मणिकर्णिका उसी का दूसरा भाग है। मुर्दहिया 2010 में प्रकाशित हुई और मणिकर्णिका 2014 में। जूठन जो है ओम प्रकाश वाल्मीकि का प्रसिद्ध आत्मकथा है 1997 ईस्वी। मेरी पत्नी और भेड़िया डॉक्टर धनवीर
भारती का है 2009 ईस्वी। तिरस्कृत और संतृप्त, तिरस्कृत 2002 में और संतृप्त 2006 में सूरजपाल सिंह चौहान का है। अगला प्रश्न है, महाकाल उपन्यास के लेखक है। ऑप्शन है ए अमृत राय, बी अमृतलाल नागर, सी विष्णु प्रभाकर और डी उदय शंकर भट्ट। तो इसका सही आंसर होगा बी अमृतलाल नागर का है महाकाल। इसके अलावा शेठ बाकेलाल 1955 ईस्वी, बूंद और समुद्र 1956, शतरंज के मोहरे 1959, सुहाग के नुपुर 1960, अमृत और विष 1966, सात घूंघट वाला मुखरा 1968, एक दाने में श्रागे जो है 1972, मानस का हंस 1972, नाच्यो बहुत गोपाल 1978, खंजर नयन 1981, बिखरे तिनके 1978, अग्निगर्भा 1983, करवट 1985 तथा पीढ़ियां 1990 इनका अन्य उपन्यास है। विष्णु प्रभाकर के उपन्यास है ढलती रात 1951, बट के बंधन 1955, स्वप्नमय 1956, कोई तो 1980, अर्धनारीश्वर 1992 और संकल्प 1993। उदय शंकर भट्ट के प्रमुख उपन्यास है नए मोर 1954, सागर लहरे और मनुष्य 1956, लोक परलोक 1958, शेष अशेष 1960 और अमृत राय के उपन्यास है बीज 1952, नागफनी का देश 1953, हाथी के दांत 1956, जंगल 1969, सुख दुख 1969, भटियाली 1969 और धुआं 1977। अगला प्रश्न है, कामरेड का कोट कहानी के लेखक है। ऑप्शन है ए विनोद कुमार शुक्ल, बी अखिलेश, सी ज्ञान रंजन और डी सृंजय। तो इसका सही आंसर होगा डी सृंजय। सृंजय के कहानी संग्रह है कामरेड की कोट 1993, गंगा 2001, भागदत्त का हाथी 1988, अखिलेश का आदमी नहीं टूटता, मुक्ति 1989, सापग्रस्त 1997 और अंधेरा 2006। ज्ञान रंजन का है फेस के इधर उधर 1968, यात्रा 1975, छड़ जीवी 1977 और सपना नहीं 1977। विनोद कुमार शुक्ल का पेड़ पर कमरा 1988 ईस्वी। अगला प्रश्न है, भारतेंदु हरिश्चंद्र के निम्नलिखित रूपकों में से भाड़ कौन सा है। ऑप्शन है ए वैदिकी हिंसा हिंसा न भक्ति, बी विषस्य विषमौस्थम, सी भारत दुर्दशा और डी नील देवी। तो इसका सही आंसर होगा बी विषस्य विषमौस्थम। विषस्य विषमौस्थम 1876 ईस्वी, यह एक भाड़ है, एक पात्रीय नाटक। वैदिकी हिंसा हिंसा न भक्ति 1873 ईस्वी प्रहसन है। भारत दुर्दशा 1880 ईस्वी नाट्य या लाशे रूपक है और नील देवी 1881 ईस्वी गीति रूपक है। ये बहुत बार पूछा जाता है कि किस प्रकार का नाटक है। ये नाटक का प्रकार है भाड़ या प्रहसन या गीति रूपक, ये सब। अगला प्रश्न है, सूरदास जब अपने प्रिय विषय का वर्णन शुरू करते हैं तो मानो अलंकार शास्त्र हाथ जोड़कर उनके पीछे पीछे दौड़ा करता है। उपमाओं की बाढ़ आ जाती है, रुक्कों की वर्षा होने लगती है। उपर्युक्त कथन किस आलोचक का है। ऑप्शन ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी रामचंद्र शुक्ल, सी नंदुलाल वाजपेयी और डी हरवंश लाल शर्मा। तो इसका सही आंसर होगा ए हजारी प्रसाद द्विवेदी। सूरदास जब अपने प्रिय विषय का वर्णन करते हैं तो मानव अलंकार शास्त्र हाथ जोड़कर उसके पीछे पीछे दौड़ा करता है। उपमाओं की बाढ़ आ जाती है, रूपकों की वर्षा होने लगती है। ये जो कथन है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। वात्सल्य और श्रृंगार के क्षेत्र का जितना अधिक उद्घाटन सूर ने बंद आंखों से किया उतना किसी और कवि ने नहीं। इन क्षेत्रों का कोना कोना पे झांका है। ये जो है रामचंद्र शुक्ल ने सूर के बारे में कहा है। स्थिति विशेष का पूरा दान भी करे, घटनाक्रम का अभ्यास भी दे और साथ ही समुन्नत कोटि के रूप सौंदर्य और भाव सौंदर्य की परिपूर्ण झलक भी दिखलाते जाए। और विशेषता हमें कवि सूरदास में ही मिलती है। ये जो है उनके संबंध में नंदुलारे वाजपेयी ने कहा है। अगला प्रश्न है, भरत मुनि के रस सूत्र के व्याख्याता भट्टनायक के सिद्धांत का नाम है। ऑप्शन है ए अनुमितिवाद, बी उत्पत्तिवाद, सी भुक्तिवाद और डी अभिव्यक्तिवाद। तो इसका सही आंसर होगा सी भुक्तिवाद। भरत मुनि के रस सूत्र के जो व्याख्याकार है उसका क्रम भी पूछा जाता है और उनके सिद्धांत कौन से सिद्धांत उन्होंने दिया है ये बार बार पूछा जाता है। तो ये दोनों ही चीजें याद रखना है। तो सबसे पहले है भुक्तिवाद या भोगवाद जो कि भट्टनायक, अनुमितिवाद भट्ट शंकुक और उत्पत्तिवाद या आरोपवाद भट्टलोल्लक का है और अभिव्यक्तिवाद अभिनव गुप्त का है। और इसका क्रम अगर पूछेगा तो सबसे पहले जो आते हैं वो सबसे पहले भट्टलोल्लक, उसके बाद ये शंकुक आएंगे और उसके बाद भट्टनायक और उसके बाद लास्ट में अभिनव गुप्त। ये इनका सही क्रम है। अगला प्रश्न है, वक्रोक्ति सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य है। ऑप्शन है ए कुंतक, बी विश्वनाथ, सी भामह और डी आनंदवर्धन। तो इसका सही आंसर होगा ए कुंतक।
वक्रोक्ति सिद्धांत आचार्य कुंतक है उसके प्रवर्तक, ध्वनि सिद्धांत कानन-वर्धन और अलंकार संप्रदाय के भामा। आचार्य विश्वनाथ रसवादी आचार्य है, भारत के रस सिद्धांत के प्रमुख व्याख्याकार विश्वनाथ भी है। अगला प्रश्न है अभिव्यंजनावादी सिद्धांत के प्रवर्तक है। ऑप्शन है ए कॉलरिज, बी क्रोचे, सी टी.एस. एलियट और डी मैथ्यू आर्नोल्ड। तो इसका सही आंसर होगा बी क्रोचे। क्रोचे अभिव्यंजनावादी सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य हैं। अगला प्रश्न है अभिव्यंजनावादी सिद्धांत के प्रवर्तक प्रमुख इतावली पाश्चात्य काव्य शास्त्री बेनेडितो क्रोचे, इनका पूरा नाम है, जिनका समय है 1886 ईस्वी से 1952 ईस्वी। क्रोचे द्वारा 1902 में ला क्रिटिका नामक पत्रिका का प्रकाशन किया गया। एस्थेटिक 1902 ईस्वी, न्यू एसेज ऑन एस्थेटिक 1920 ईस्वी तथा डिफेंस ऑफ पोएट 1933 ईस्वी आदि क्रोचे की प्रमुख रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है प्रेमचंद और उनका युग के लेखक है। ऑप्शन है ए हंसराज रहबर, बी इंद्रनाथ मदान, सी नंद दुलारे वाजपेयी और डी रामविलास शर्मा। तो इसका सही आंसर होगा डी रामविलास शर्मा। रामविलास शर्मा की आलोचनात्मक कृतियां हैं प्रेमचंद 1941, भारतेंदु 1943, निराला 1946, प्रगति और परंपरा 1948, साहित्य और संस्कृति 1949, प्रेमचंद और उनका युग 1952, प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना 1955, आस्था एवं सौंदर्य 1956, भाषा एवं समाज 1961, साहित्य अस्थायी मूल्य और मूल्यांकन 1968, निराला की साहित्य साधना भाग, इसका 3 भाग है जो कि 1969, 72 और 76 में, भारतेंदु युग और हिंदी साहित्य की विकास परंपरा 1975, महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण 1977, नई कविता और अस्तित्ववाद 1978, हिंदी जाति का साहित्य 1986 और बड़े भाई 1986, भारतीय सौंदर्य बोध और तुलसीदास 2001। इनका सभी लगभग महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। ये सब आलोचनात्मक कृतियां हैं जो आलोचना वाले यूनिट से पूछा जा सकता है। अगला है नंद दुलारे वाजपेयी की आलोचनात्मक कृतियां। नंद दुलारे वाजपेयी की प्रमुख आलोचनात्मक कृतियां है हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी 1942, जयशंकर प्रसाद 1940, प्रेमचंद आधुनिक साहित्य 1950, महाकवि सूरदास 1952, महाकवि निराला 1965, नई कविता 1973, कवि सुमित्रा नंदन पंत 1976, रस सिद्धांत 1977, साहित्य का आधुनिक युग 1978, आधुनिक साहित्य सृजन और समीक्षा 1978, रीति और शैली 1979, नया साहित्य नए प्रश्न 1955। और डॉक्टर इंद्रनाथ मदान की आलोचनात्मक कृतियां हिंदी कहानी अपनी जवानी, कविता और कविता, प्रेमचंद एक विवेचन, समकालीन आलोचना। हंसराज रहबर की आलोचनात्मक कृतियां हैं प्रेमचंद जीवन, कला और कृतित्व, प्रगतिवाद, पुनर्मूल्यांकन, गालिब बेनकाब, गालिब हकीकत के आईने में और इकबाल और उनकी शायरी। अगला प्रश्न है रचनाकाल की दृष्टि से निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम है। तो इसका सही अनुक्रम होगा सी स्वयंभू, पुष्पदंत, अहमद रहमान और हेमचंद्र। स्वयंभू का समय है 8वीं शताब्दी यानी कि 783 ईस्वी के लगभग, पुष्पदंत का 10वीं शताब्दी 972 ईस्वी के लगभग, अब्दुल रहमान का 12वीं से 13वीं शताब्दी और हेमचंद का 11वीं शताब्दी। जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम है। तो इसका सही अनुक्रम होगा ए बिहारी 1595, देव 1673, भिखारी दास 1750 के आसपास और पद्माकर 1753 ईस्वी। अगला प्रश्न है जन्मकाल की दृष्टि से निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम है। तो इसका सही अनुक्रम होगा, इस प्रश्न में जो है कुछ त्रुटियां हैं आयोग द्वारा, तो इसको हम डायरेक्ट यहाँ से देखते हैं। हरिवंश राय बच्चन 1907 ईस्वी, गोपाल सिंह नेपाली 1913 ईस्वी, नरेंद्र शर्मा 1913 ईस्वी, रामेश्वर शुक्ल अंचल 1995 ईस्वी, इनका सही क्रम है। अगला प्रश्न है मैथिली शरण गुप्त की निम्नलिखित काव्य कृतियों का सही अनुक्रम है। तो इसका सही अनुक्रम होगा बी पंचवटी, साकेत, यशोधरा और द्वापर। मैथिली शरण गुप्त का समय है 1886 से 1964, रंग में भंग इनका 1909 ईस्वी, जयद्रथ पद 1910, भारत भारती 1912, किसान 1917, पंचवटी 1925, हिंदू 1927, बिकट भट्ट 1929, गुरुकुल 1929, झंकार 1929 और साकेत 1931, यशोधरा 1932, द्वापर 1936, सिद्धराज 1936, जय भारत 1952 और विष्णुप्रिया 1957। अगला प्रश्न है प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से निम्नलिखित काव्य संग्रहों का सही अनुक्रम है। तो इसका सही अनुक्रम होगा सी अभी बिल्कुल अभी 1960 ईस्वी, जमीन पक रही है 1980 ईस्वी, उत्तर कबीर और अन्य कविताएं
1995 ईस्वी और बाघ जो है लगभग 2004 ईस्वी के आसपास। ये जो काव्य संग्रह है ये केदारनाथ सिंह का है। इनका अन्य प्रमुख काव्य संग्रह है तॉल्स्टॉय और साइकिल 2004 ईस्वी। बाघ जो है लंबी कविता है। अकाल में सारस 1989 ईस्वी। अगला प्रश्न है प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम है, तो इसका सही अनुक्रम होगा बी। नारद की वीणा 1946 ईस्वी लक्ष्मी नारायण मिश्र का है। कोणार्क जो है 1951 ईस्वी जगदीश चंद्र माथुर का। अंधा कुआं 1955 ईस्वी लक्ष्मी नारायण लाल का। बकरी 1974 ईस्वी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का। अगला प्रश्न प्रकाशन वर्ष के अनुसार फणीश्वरनाथ रेणु के उपन्यासों का सही अनुक्रम है, तो इसका सही अनुक्रम होगा ए। पढ़ती परिकथा, दीर्घतपा, जुलूस, पलटू, बाबू रोड। फणीश्वरनाथ रेणु जो है एक आंचलिक उपन्यासकार है। उनके उपन्यासों का सही अनुक्रम है महिला आंचल 1954 ईस्वी, पढ़ती परिकथा 1957, दीर्घतपा 1963 ईस्वी, जुलूस 1965, कितने चौराहे 1966, पलटू बाबू रोड 1979 और राम रतन राय 1971 जो कि अपूर्ण है। अगला प्रश्न है रमेश्वर चंद्र शाह के उपन्यासों का सही अनुक्रम है, तो इसका सही अनुक्रम होगा डी। गोवर्ध गणेश जो है 1978 ईस्वी, किस्सा गुलाम 1986 ईस्वी, पूर्वापर 1990 ईस्वी और विनायक 2011 ईस्वी। अन्य प्रमुख उपन्यास है आखिरी दिन 1992 ईस्वी, पुनर्वास 1995, सफेद पर्दे का आत्मनायक 2012 ईस्वी और असबाब ए पिरानी 2012 ईस्वी। अगला प्रश्न है प्रकाशन वर्ष के अनुसार उषा प्रियंवदा के उपन्यासों का सही अनुक्रम है, तो इसका सही अनुक्रम होगा सी। 55 खंबे लाल दीवारें 1961 ईस्वी, रुकोगी नहीं राधिका 1967 ईस्वी, शेष यात्रा 1984 ईस्वी और अंतर्वंशी जो है 2000 ईस्वी, भय कबीर उदास 2007 ईस्वी। अगला प्रश्न है लेखन काल के अनुसार निम्नलिखित पाश्चात्य आलोचकों का सही अनुक्रम, तो इनका सही अनुक्रम होगा ए। वर्ड्सवर्थ जो है 1770 से 1850 ईस्वी, क्रोचे 1886 से 1952 ईस्वी, इलियट 1888 से 1965 ईस्वी और रिचर्ड्स 1893 से 1979 ईस्वी। विलियम वर्ड्सवर्थ इंग्लैंड से, क्रोचे इटली और एलियट अमेरिका से है। ये भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित पात्रों को संबंध काव्य ग्रंथों के साथ सुमेलित कीजिए, तो इसका सही मेल होगा चंदा चंदायन की पात्र है, नागमती पद्मावत का, राजमती विशलदेव रासो का और मालवड़ी जो है ढोला मारूरा दुहा का। विशलदेव रासो 1212 ईस्वी नरपति नाल का रचना है जिसके प्रमुख पात्र है राजमती और विशलदेव। चंदायन 1379 ईस्वी मुल्ला दाऊद का रचना है जिसके प्रमुख पात्र है लोड यानी लोरिका और चंदा। ढोला मारूरा दुहा 11वीं शताब्दी की रचना है कुशल लाभ का जिसके प्रमुख पात्र है ढोला मारू। और पृथ्वीराज रासो 1192 ईस्वी चंद्रदाई की रचना है जिसके प्रमुख पात्र है पृथ्वीराज और संयोगिता। पद्मावती 1540 ईस्वी जयसी का है जिसके प्रमुख पात्र है रत्नसेन, पद्मावती और नागमती। अगला प्रश्न है निम्नलिखित रचनाकारों को उनके आश्रयदाता राजाओं के साथ सुमेलित कीजिए, तो इसका सही मेल होगा चंद्रदाई पृथ्वीराज चौहान, बिहारी जयसिंह, जगनिक परमार और भूषण छत्रसाल। चंद्रदाई का समय है 1168 ईस्वी से 1192, बिहारी 1595 से 1663, जगनिक 12वीं-13वीं शताब्दी और भूषण 1613 से 1715 ईस्वी। नरपति नाल का समय 13वीं शताब्दी है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित काव्य कृतियों को उनके कवियों के साथ सुमेलित कीजिए, तो इसका सही मेल होगा मुक्ति प्रसंग राजकमल चौधरी, खुशबू के शिलालेख भवानी प्रसाद मिश्र, अनुभव के आकाश में चांद लीलाधर जगूड़ी और रेणुका रामधारी सिंह दिनकर। इसका सही कुट होगा बी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित काव्य कृतियों को उनके कवियों के साथ सुमेलित कीजिए, तो इसका सही मेल होगा आत्मजयी कुंवर नारायण, खूटियों पर टंगे लोग सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, मगर श्रीकांत वर्मा
और पहाड़ पर लालटेन मंगलेश डबराल। आत्मजयी का प्रकाशन वर्ष है 1965 ईस्वी, खूंटियों पर टंगे लोग 1982 ईस्वी, मगध 1984 ईस्वी और पहाड़ पर लालटेन 1981 ईस्वी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। तो इसका सही मेल होगा, पराधीन रहकर अपना सुख शोक न कह सकता है, वह अपमान जगत में केवल पशु ही सह सकता है। ये जो है राम नरेश त्रिपाठी का है। धरती हिलाकर नींद भगा दे, वज्रनाथ से व्योम जगा दे, दैव और कुछ लोग लगा दे। ये जो है मैथिली शरण गुप्त का है। दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का। भेजे मन भावन के उद्धव के आवन की, शुद्धि व्रज गाविनी मैं पावन जवै लगी। ये जो है जगन्नाथ दास रत्नाकर का है। तो इसका सही कूट होगा ए। अगला प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद के नाट्य गीतों को उनके नाटकों के साथ सुमेलित कीजिए। तो इसका सही मेल एक जगह है नहीं, इसलिए इसका मेल नहीं कर पाएंगे। डायरेक्ट हम देखते हैं इसको। आह वेदना मिली विदाई स्कंदगुप्त नाटक से है, 1928 ईस्वी, प्रकाशन वर्ष है। यौवन तेरी चंचल छाया, इसमें बैठ घूंट भर ली लू जो रस तू है लाया। ये ध्रुव स्वामी से 1933 ईस्वी। कैसी करी रूप की ज्वाला पड़ता है पतंग सा, इसमें मन होकर मतवाला। ये जो है चंद्रगुप्त नाटक से है, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1931 ईस्वी। स्वर्ग है नहीं दूसरा और सज्जन हृदय परम करुणा में यही एक है ठौर। ये जो है आजाद शत्रु से है, 1922 ईस्वी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित निबंध संग्रह को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। तो इसका सही मेल होगा, आस्था और सौंदर्य रामविलास शर्मा का है। अपनी अपनी बीमारी हरिशंकर परसाई का। कला और जोखिम निर्मल वर्मा का। तमाल के झरोखे से विद्यानिवास मिश्र का। अगला प्रश्न है, आस्था और सौंदर्य 1961 ईस्वी रामविलास शर्मा का। अपनी अपनी बीमारी 1972 ईस्वी हरिशंकर परसाई का। कला का जोखिम निर्मल वर्मा का है, 1981 ईस्वी। और तमाल के झरोखे से विद्यानिवास मिश्र का, 1981 ईस्वी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित उपन्यासों को उनके चित्रित गांवों के साथ सुमेलित कीजिए। तो इसका सही मेल होगा, प्रेमाश्रय लखनपुर, आधा गांव गंगौली, मैला आंचल मेरीगंज और गोदान बेलारी। प्रेमाश्रय प्रेमचंद का उपन्यास है, जिसका प्रकाशन वर्ष 1922 ईस्वी। राग दरबारी 1968 ईस्वी, श्रीलाल शुक्ल का है। आधा गांव 1966 ईस्वी, राही मासूम रजा का है। मैलांचल 1954 ईस्वी, फणीश्वरनाथ रेणु का। और गोदान 1936 ईस्वी, प्रेमचंद का है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित संप्रदायों को उनके आचार्यों के साथ सुमेलित कीजिए। तो इसका सही मेल होगा, औचित्य संप्रदाय क्षेमेंद्र, वक्रोक्ति संप्रदाय कुंतक, ध्वनि संप्रदाय आनंदवर्धन और रस संप्रदाय भरत मुनि। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। तो इसका सही मेल होगा, चर्च एंड स्टेट कॉलेज का है। लिटरेचर एंड ड्रामा विलियम वर्ड्सवर्थ का है। द फाउंडेशन ऑफ एस्थेटिक्स जो है होरेस का है। और आर्स पोएटिका रिचर्ड्स का। चर्च एंड स्टेट 1830 ईस्वी, लिटरेचर एंड ड्रामा 1873 ईस्वी। साइंस एंड पोएट्री जो है आई.एस. रिचर्ड्स का है, 1926 ईस्वी। अब 41 से 45 तक के जो प्रश्न है स्थापना और तर्क पर आधारित है, तो इसे देखते हैं। स्थापना है, परंपरा आधुनिकता की विरोधी है। तर्क है, क्योंकि परंपरा पुरातनता को पोषित कर भविष्य का मार्ग अवरुद्ध करती है। तो इसका सही कूट होगा ए। स्थापना और तर्क दोनों गलत है। परंपरा आधुनिकता की विरोधी नहीं होती है, क्योंकि परंपरा हमारे सामाजिक मूल्यों को संरक्षित करती है एवं आधुनिकता को स्वीकार करती है। परंपरा तथा आधुनिकता एक दूसरे के पूरक होते हैं। प्रत्येक देश, समाज, जाति तथा धर्म की परंपरा अलग अलग होती है। परंपरा पुरातनता को पोषित कर संरक्षित करती है तथा भविष्य के लिए आधुनिकता के साथ मिलकर परंपरा को विकसित एवं परिवर्धित करती है। अगला प्रश्न है, स्थापना है, मिथक विगत
का आलेख है जिसका संबंध केवल धर्म और इतिहास से है। तर्क है, इसलिए मिथक का प्रयोजन केवल सामाजिक व्यवस्था के संरक्षण और संचालन से है, रचनात्मक स्वतंत्रता से नहीं। इसका सही कूट होगा ए। स्थापना और तर्क दोनों गलत है। मिथक समाज में व्याप्त एक कल्पना है। मिथक का संबंध धर्म एवं इतिहास से नहीं होता है। मिथक अलिखित कल्पना है जिसका पालन हमारा समाज करता है। भूतकाल में हमारे पूर्वजों द्वारा जो नियम कानून अथवा लोक प्रथाओं का प्रारंभ हुआ उसी को मिथक कहते हैं। मिथक का कोई साक्ष्य या प्रमाण नहीं मिलता। मिथक हर समाज और देश का अलग अलग होता है। मिथक काल्पनिक होता है, तथ्यात्मक नहीं होता। मिथक का संबंध सामाजिक व्यवस्था के संरक्षण और संचालन से भी होता है। अगला प्रश्न है, स्थापना है, धर्म और विज्ञान की तरह साहित्य में प्रतीक एक निश्चित अर्थ का प्रतिपादक होता है। तर्क है, इसलिए रचनात्मक स्तर पर साहित्यिक प्रतीक के संबंध में पाठक और प्रयोक्ता के बीच मतभेद हो सकता है। तो इसका सही कूट होगा डी। स्थापना और तर्क दोनों गलत है, क्योंकि धर्म एवं विज्ञान की तरह साहित्य में प्रतीक एक निश्चित अर्थ का प्रतिपादक नहीं होता है, क्योंकि साहित्य का संबंध कल्पना और यथार्थ से होता है। साहित्य मनुष्य उत्पन्न भाव द्वारा होता है तथा साहित्य संपूर्ण विश्व एवं मानव जाति के लिए होता है। यह बंधन मुक्त होता है। रचनात्मक स्तर पर साहित्यिक प्रतीक के संबंध में पाठक और प्रयोक्ता के बीच मतभेद हो सकता है, क्योंकि प्रत्येक पाठक एवं प्रयोक्ता का साहित्य के प्रति रुझान भिन्न भिन्न होता है। अगला प्रश्न है, स्थापना है, काव्य के संदर्भ में काव्यानुभूति, रसानुभूति और सौंदर्यानुभूति का उल्लेख प्रायः समान अर्थ में किया जाता है। तर्क है, क्योंकि सच्ची काव्यानुभूति भावानुभूति से ही संपृक्त होती है, जीवन की यथार्थ अनुभूति से नहीं। तो इसका सही कूट होगा सी। ए सही और आर गलत। साहित्य में काव्य के संदर्भ में काव्यानुभूति, रसानुभूति और सौंदर्यानुभूति का उल्लेख प्रायः समान अर्थ में किया जाता है। साहित्य में काव्यानुभूति का अर्थ है काव्य में अनुभूति, यह भावानुभूति से संपृक्त अलग नहीं होता है, जीवन का यथार्थ अनुभूति से होती है। साहित्य में काव्यानुभूति, रसानुभूति तथा सौंदर्यानुभूति महत्वपूर्ण तत्व है जो एक दूसरे के पूरक है, जिसके बिना साहित्य सर्जना संभव नहीं है। अगला प्रश्न है, स्थापना है, विरुद्धों का सामंजस्य कर्म क्षेत्र का सौंदर्य है जिसकी ओर आकर्षित हुए बिना मनुष्य का हृदय नहीं रह सकता। तर्क है, क्योंकि विरुद्धों का सामंजस्य चमत्कृत करता है और यही लोक धर्म का सौंदर्य है। तो इसका सही कूट होगा बी। स्थापना और तर्क दोनों सही है। अगला प्रश्न है, वो अवतरण पर आधारित है। श्रद्धा द्वारा हम दूसरे के महत्व के किसी अंश के अधिकारी नहीं हो सकते, पर भक्ति द्वारा हो सकते हैं। श्रद्धालु महत्व को स्वीकार करता है, पर भक्त महत्व की ओर अग्रसर होता है। श्रद्धालु अपने जीवन क्रम को ज्यों का त्यों छोड़ता है, पर भक्त उनकी काट छांट में लग जाता है। अपने आचरण द्वारा दूसरों की भक्ति के अधिकारी होकर ही संसार के बड़े बड़े महात्मा समाज के कल्याण साधन में समर्थ हुए हैं। गुरु गोविंद सिंह को यदि केवल दंडवत करने वाले और गद्दी पर भेंट चढ़ाने वाले श्रद्धालु ही मिलते, दिन रात साथ रहने वाले, अपने सारे जीवन को अर्पित करने वाले भक्त न मिलते, तो वे अन्याय दमन में कभी समर्थ न होते। इससे भक्ति के सामाजिक महत्व को, इसकी लोक हितकारी शक्ति को स्वीकार करने में किसी को आगा पीछा नहीं हो सकता। सामाजिक महत्व के लिए आवश्यक है कि या तो आकर्षित करो या आकर्षित हो। जैसे इस आकर्षण विधान के बिना अणुओं द्वारा व्यक्त पिंडों का आविर्भाव नहीं हो सकता, वैसे ही मानव जीवन की विशद अभिव्यक्ति भी नहीं हो सकती। अब इस पर आधारित प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न है, हम दूसरे के महत्व के अधिकारी कैसे हो सकते हैं? ऑप्शन है, श्रद्धा द्वारा, आचरण द्वारा, आस्था द्वारा और भक्ति द्वारा। तो इसका सही आंसर होगा डी, भक्ति द्वारा। अगला प्रश्न है, महात्मा अन्याय का दमन करने में कैसे समर्थ होते हैं? ऑप्शन है, लोक कल्याण साधना में सब कुछ समर्पित करने वाले भक्तों के सहयोग से, बी भेंट चढ़ाने वाले भक्तों की दक्षिणा से, सी श्रद्धालुओं के सहयोग से और डी दंडवत करने वाले भक्तों के सहयोग से। तो इसका सही आंसर होगा ए, लोक कल्याण साधन में सब कुछ समर्पित करने वाले भक्तों के सहयोग से। अगला प्रश्न है, समाज कल्याण संभव हो पाता है यदि? ऑप्शन है, ए अपना आचरण ठीक ठाक होता है, बी दूसरों का आचरण ठीक होता है, सी ऐसा आचरण हो कि दूसरे अपने के आपके प्रति भक्ति रखे और डी दिन रात काम करते रहें। तो इसका सही आंसर होगा सी, ऐसा आचरण हो कि दूसरे आपके प्रति भक्ति रखें। अगला प्रश्न है, भक्ति के सामाजिक महत्व का अभिप्राय है। ऑप्शन है, ए लोक हितकारिणी शक्ति को स्वीकार करना, बी समाज के प्रति आकर्षित होना, सी भक्त को सर्वोपरि मानना और डी लोक हितकारिणी शक्ति को स्वीकार करना। तो इसका सही आंसर होगा डी, लोक हितकारिणी शक्ति को स्वीकार करना। अगला प्रश्न है, मानव जीवन की सार्थक और व्यापक अभिव्यक्ति के लिए आवश्यक है। ऑप्शन है, ए आकर्षण विधान, बी सामाजिक लगाव, सी पिंडों का आविर्भाव और डी अणुओं का अस्तित्व। तो इसका सही आंसर होगा ए आकर्षण विधान। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो उपयोग लगा हो तो लाइक जरूर करें, यदि चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। अगले ईयर का हम अगले भाग में करेंगे।